आज की क्लास में हम 9th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे। गुजरात बोर्ड का लेसन नंबर 15 वो है, उसका नाम है दाजू। ठीक है, दाजू का मतलब होता है बड़ा भाई। ये शेखर जोशी का लिखा हुआ बहुत ही अच्छा लेसन है। तो इसमें शेखर जोशी के बारे में पहले परिचय पढ़ लेते हैं। शेखर जोशी का जन्म जो है 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा, उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ था। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने केकड़ी से पढ़ाई की और अजमेर से पढ़ाई की और लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह हैं, मतलब शेखर जोशी जी ने जो कहानियाँ लिखी हैं उसमें नाम है कोसी का घटवार, सात के लोग, दाजू, हलवाहा और एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित हैं। और दाजू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। दाजू जो कहानी है, दाजू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। यहाँ पे स्टोरी का सार ये है कि मदन एक पहाड़ी लड़का है। स्टोरी में मदन के बारे में पढ़ेंगे कि मदन है वो एक पहाड़ी लड़का है और जो पेट की आग बुझाने के लिए, यानी कि अपना पेट भरने के लिए शहर में आकर, गांव से शहर में आया है और एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात करता है, आघात मतलब चोट पहुंचाता है। और इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है कि किस तरह से अनजाने लोगों से हम अपनापन जोड़ लेते हैं और किस तरह से वो हमारा दिल तोड़ देते हैं। इस कहानी में हमें ये जानने के लिए मिलेगा। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है उसके नाम का, और उसमें एक कैफ़े है। वहाँ पे जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। एक लड़का है मदन और वहाँ पे एक जगदीश बाबू नाम के आदमी हैं। वो कैफ़े में जाते हैं और वहाँ पे वो लड़का उनको मिलता है। गोरा चिट्टा रंग, एकदम मतलब कलर फेयर है उसका, नीला शफाक आँखें, एकदम शांत सुंदर आँखें उसकी, ठीक है, और सुनहरे बाल हैं और चाल में एक अनोखी मस्ती, अपनी ही मस्ती में है, पर शिथिलता नहीं है। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती है और आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता है। जिस तरह से उसकी आंखें बोल रही हैं, उसे लगता है कि वो सिर्फ 9-10 साल का ही बच्चा है और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। जो जगदीश बाबू हैं वो सिगरेट पी रहे हैं, तो अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था। जब जगदीश बाबू कैफ़े में गए तो वो लड़का जो है, मदन जो है, वो दूसरे जो ग्राहक आए थे उनके टेबल पर से प्लेटें उठा रहा था। और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वो सामने था, उनका ऑर्डर लेने के लिए सामने आ गया। मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो कि ये टेबल पे कब कोई आए, ग्राहक आए। वो कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भरता, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मेनू समाहित था। हम लोग होटल में जाते तो एक बैरा जो होता है एक मेनू ला के रखता है ना, तो इस तरह से जैसे मेनू उसकी आंखों में ही समाया होता। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुरा कर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी और थोड़ी ही देर में वो चाय लेकर हाजिर हो गया। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। निर्जन एकांत स्थान में, सुनसान शांत स्थान में निसंग होने पर, बिल्कुल अकेला होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। बहुत भीड़ में आप होते हैं फिर भी आपको नहीं लगता है कि आप अकेले हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कहाँ हैं, अपने समझ ही नहीं आ रहा होता है इंसान को कि इतनी भीड़ में रहकर भी वो क्यों अकेला है, और कभी अकेलेपन में भी उसको भीड़ नजर आती है। तो इस एकांकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच बहुत सारे औरतें आदमी की भीड़ है, जनरव है, मतलब बहुत सारे लोगों की भीड़ का वातावरण में रहकर भी शून्यपन की अनुभूति होती है। तो ये कहा ना हमने, कभी कभी अकेले होते हैं तो भी लगता है कि हम बहुत भीड़ में हैं, और भीड़ में होते हैं तो अकेलापन भी महसूस कर रहे होते हैं, कोई अपना लगता ही नहीं है। लगता है जो कुछ है वो पराया है, कितना अपनत्वहीन है, जहाँ किसी को किसी से अपनापन नहीं है। पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकांकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती हैं। विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में, किसी विछोह यानी कि किसी से बिछुड़ना, और कि विरक्ति मतलब अकेलापन महसूस करने की एक कथा है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, कहीं दूसरे गांव से आए हैं, अकेले हैं,
चौक की चहल पहल, कैफ़े के शोरगुल में उन्हें लगता है कि सब कुछ अपनत्वहीन है, क्योंकि वो नई नई जगह उस जगह पे आए हैं तो उनको सब कुछ अनजाना लगता है, कहाँ अपनापन होगा। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। मतलब थोड़े दिन रहेंगे तो सब कुछ पेड़ पौधे निर्जीव चीज़ें भी अपनेपन सा देती हुई लगती हैं, उनसे अपनापन हो जाता है, उनसे अफेक्शन अट्रैक्शन हो जाता है। पर अभी वो नए आए हैं इसलिए उनको बहुत अकेलापन लग रहा है। पर आज जो कुछ लगता है वो अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर है, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास यानी कि अचानक ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे यानी कि लड़के, अपने निकट शहर के कैफ़े और होटल। उन्हें अपने गांव के वातावरण जो है वो याद आने लग जाता है। तभी चाय साहब, मतलब वो मदन जो है वो चाय लेके आ जाता है, बोलता है चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में यानी कि एस्ट्रे बोलते हैं जिसमें लोग सिगरेट पीते हैं और उसकी राख गिराते रहते हैं, ड्राइंग रूम में बहुत लोगों की रखी रहती है। तो जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट डाली। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है। उनको लगा कि जो खालीपन वो अपने मन में महसूस कर रहे हैं, इसको भरने का कोई मुझे जरिया मिल गया और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। तो उन्होंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? उस लड़के से पूछते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा? तो वो आंसर देता है कि मदन। तो अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो पहाड़ का हूँ बाबूजी। वो आंसर कह रहा है कि मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा, ये सारे हिल स्टेशन है, तो पहाड़ तो सब जगह ही हैं। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया और मुस्कुराकर बोला कि अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा, मैं अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। अल्मोड़ा में कौन सा गाँव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा कि अल्मोड़ा में तो है, अल्मोड़ा तो इतना बड़ा जगह है, तो वहाँ पे भी तुम्हारा कौन सा गांव है? इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। थोड़ा हेजिटेशन हुआ उसको, शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा, 15-20 मील दूर है अल्मोड़ा से। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। मतलब फिर से पूछते हैं। डटियाल को वह सकुचाता हुआ सा बोला, मतलब उसको नाम बड़ा अजीब सा लग रहा था इसलिए वो इस तरह से टाल रहा था। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन, जो अकेलापन था, की स्याही दूर हो गई। अचानक से उनका अकेलापन जैसे दूर हो गया। और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। इतना खुश हो गया कि मेरे गाँव के हो, अब भी ट्रे गिर जाती, इतना खुश था। तो उसके मुंह से शब्द निकलना चाह कर भी निकल पाए, जैसे कि एकदम निशब्द हो गया, वो बोल ही नहीं पा रहा। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो, जैसे कि वो अपनी यादों में चला गया हो। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, अपने गांव को याद कर रहा है वो। नदी, ईजा, ईजा वहाँ अल्मोड़ा साइड में माँ को बोला जाता है, तो ईजा यानी कि उसको अपनी माँ याद आ गई। बाबा यानी कि पापा उसके, दीदी, भूली उसकी छोटी बहन है, और दाजू उसका बड़ा भाई है। दाजू जो है वहाँ पे बड़े भाई को बोला जाता है। तो बड़ा भाई भी याद आ गया, दीदी भी याद आ गई, छोटी बहन भी याद आ गई, माँ बाप भी याद आ गए, सबकी याद अचानक से उसको आ जाती है। मदन को जगदीश बाबू के रूप में इसकी छाया निकट जान पड़ी। ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। जगदीश बाबू को देखकर लगता है ये मेरे पापा हैं, मेरी माँ है, मेरी बहन है। फिर लगता है नहीं, ये तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, दाजू हैं ये तो मेरे। तो जो 2-4 दिन में ही मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई, क्योंकि जगदीश और वो एक ही गांव के थे, इसलिए उनके बीच में वार्तालाप बढ़ गया। वो रोज वहाँ चाय पीने आने लगते, तो उनमें अपनापन बढ़ने लग गया। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद। जय हिंद मतलब जय हिंद, जैसे फौज में बोला जाता है जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार, ऐसे जय हिंद। फिर दाजू आज तो ठंड बहुत है, उनको दाजू दाजू पुकारने लग गया, मतलब बड़े भैया बड़े भैया। दाजू क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा? हिम मतलब क्या यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ने वाली है? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से पहले ही किसी टेबल पे से आवाज़ आती ऑर्डर की, तो वो वहाँ पे तुरंत चला जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़, मतलब और कुछ खाने पीने के लिए लाऊं आपके लिए? पानी लाऊं? लाया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। ऐसा लगता था उसे मेरे दाजू के रूप में मुझे मेरी माँ, बाप, बहन, भाई सब मिल गए हों। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकांकीपन दूर हो गया। अभिमान के लोगों से उनकी पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, तो उन्हें अब चौक, कैफ़े ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। यानी कि वहाँ की हर जगह से उनको, चौक से हो, चाहे कैफ़े से हो, मार्केट से हो, दोस्तों से हो, सबसे अपनेपन हो गया उनको।
परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता था। अब मदन उनको बार बार दाजू कहता था, ये बात उनको पसंद नहीं आती थी। और यह मदन था कि उनकी टेबल से भी दाजू, दूसरी टेबल पे भी होता था तो भी दाजू दाजू चिल्लाता रहता था। मदन एक दिन गुस्सा हो जाते हैं और वो पूछते हैं, मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर यानी कि फिर से रिपीटेशन पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोर अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू चाय लाऊं? उनकी टेबल पे आके पूछता है, क्या आपके लिए चाय लेकर आऊं? चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? मतलब आप ये सोचिए कि इतने दिन तक वो बोलता था तब उनको कोई बुरा नहीं लगता था, लेकिन आज उनको अपनी प्रेस्टीज, अपनी एक प्रतिष्ठा का ख्याल आ जाता है। प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा, उनकी रेपुटेशन का ख्याल आ गया कि मैं मतलब कितना बड़ा आदमी हूँ और ये यहाँ पर वेटर है एक, और ये मुझे भाई कह के बुलाता है। तो ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है दाजू दाजू बोलना। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार ही नहीं रह गया। मदन जो है प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं? मदन को प्रेस्टीज इंग्लिश का शब्द है, उसके मतलब भी समझ में आएगा कि नहीं, यह भी वो भूल गए और यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियां भर भर कर रोता रहा। वो अपने कमरे में चला जाता है, मैनेजर को बोलता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, और वह खूब जी भर के रोता है। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, ईजा यानी कि माँ की गोदी से उठा लिया हो, बाबा की बाहों से, पापा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं होती। रो लेने पर, अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल देने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। यानी कि जब आदमी बहुत सेंटिमेंटल होता है, जब वो डिसीजन लेता है तो शायद कई बार गलत सही का फैसला करना भूल जाता है, लेकिन बहुत रो लिया, अपने आप को हल्का कर लिया और उसके बाद में वह जो भी डिसीजन लेता है वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग और सही डिसीजन ही होता है। तो वो बहुत रो लेता है और उसके बाद में मन ही मन ठान लेता है कि अब मुझे क्या करना है। मदन पूर्ववत काम करने लगा, मतलब पहले की तरह फिर से होटल में आ गया काम करने के लिए अगले दिन से, और काम करने लग गया जैसे करता था। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। जगदीश बाबू जो अपने ऑफिस जा रहे थे और रास्ते में उनका बचपन का जो मित्र है हेमंत, वो मिल जाता है। तो कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने, कैफे में उसको लेके चले जाते हैं जहाँ मदन काम करता था, जहाँ वो डेली जाते थे चाय पिलाने के लिए, वहाँ ले जाते हैं उसको, हेमंत को। तो जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो, जैसे कि वो उनके पास नहीं आना चाह रहा है। और दूसरी बार बुलाने पर भी मदन आया। 2 बार उसको आवाज़ ही तब वो आता है। आज उसके मुंह पर वो मुस्कान नहीं थी, और नहीं उसने क्या लाऊं दाजू कहा। आज उसने नहीं बोला कि दाजू क्या लाऊं। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा कि 2 चाय और 2 ऑमलेट, 2 चाय लाओ और 2 ऑमलेट लेके आओ। परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब, हमें अभी तक क्या बोलता था वो, लाया दाजू, लेकिन आज उसने बोला कि लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हों, यानी कि दोनों एक दूसरे को जैसे जानते ही नहीं हों। शायद पहाड़िया है, मतलब पहाड़ का रहने वाला लड़का है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने, और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। जो टॉपिक था उनका बात करने का वो चेंज कर दिया। मदन चाय ले आया था, मदन जो चाय लेके आ गया। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा, जैसे कि उसके ऊपर कोई एहसान कर रहे हो, इस तरह से उससे पूछते हैं हेमंत कि तुम्हारा क्या नाम है। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई थी, वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। कौन? जगदीश बाबू। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी कि कल किस तरह से उन्होंने मुझे डांटा था, ये सब यादें आने उनको लग गई। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, ऐसे ही जगदीश बाबू आए थे, मेरा नाम पूछा था, घर गांव पूछा था, और फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया है ना, इस तरह से वो क्वेश्चन करने लग गया, इतना अपनापन हो गया उसको। और फिर एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल ही नहीं रहता तुम्हें, ये वर्ड उन्होंने डांटते हुए बोला था। तो जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा, जैसे कि अभी गुस्सा हो जाएगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा?
बॉय कहते हैं साहब मुझे, मतलब गुस्से में जैसे बोलता है, अपना नाम नहीं बताता मदन, वो नहीं चाहता कि इस बार फिर से उसका दिल टूटे, अपनापन किसी से जुड़े, इसलिए वो सीधा बोल देता है बॉय कहते हैं मुझे साहब। संक्षिप्त सा उत्तर, मतलब छोटा सा उत्तर देकर वो मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। आवेश में मतलब बहुत ज़्यादा जोश में, गुस्से में आ गया था वो, तो उसका चेहरा जो है वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लग गया, क्योंकि पहाड़ी लड़का था, गोरा चिट्टा था और बच्चा था, 9-10 साल का बच्चा था। तो इस तरह से लोग कई बार जो है किसी का फ़ायदा उठा लेते हैं कि जब उन्हें अकेलेपन की वो थी तो उन्होंने उसके साथ में दोस्ती कर ली, और फिर बाद में उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे कि एक वेटर के साथ में तुम्हारी दोस्ती है ना, वो तुम्हारा भाई लगता है कि वो इस तरह से अपनी बेइज्जती न हो जाए समाज में, इस तरह से वो उसके साथ में व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। या कुछ आपके शब्दार्थ और टिप्पणी हैं। शक्काफ, काफ का मतलब उजली, एकदम वाइट। मेनू मतलब व्यंजन। आप होटल में जाते हैं तो वो एक पेपर देके जाता है आपको कि क्या क्या होटल में आपको परोसा जाएगा, क्या आप खा सकते हैं, इसमें से चूज कर सकते हैं। तो व्यंजन सूची। निसंग मतलब अकेलापन, अकेला। जनशदमय मतलब शोरगुल युक्त, और हिम मतलब बर्फ। ह्यू मतलब भी बर्फ होता है। अहम मतलब घमंड, और प्रेस्टीज का मतलब है इज्जत, प्रतिष्ठा, है ना, रेपुटेशन। और वेदना मतलब पीड़ा, दुख। यहाँ पे आपके स्वाध्याय में थोड़े सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। एमसीक्यू है। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो किस में था? अल्मोड़ा में। कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया था? तो उसने अपना नाम बताया था बॉय। यहाँ पे बाप लिखा हुआ, ये आपके में थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, तो ये बॉय बॉय बताया था। अभी है सेकंड क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा ही है कि किस पहाड़ी क्षेत्र में था, तो अल्मोड़ा। खाली आपको यहाँ पे लिखे मदन का गांव अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में था। नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। बॉय बताया था ना उसने, ये भी यहाँ पे बॉय बताया आपको, बॉय बताया। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? क्योंकि उसके अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार हुआ था, अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार किया गया था, इसके लिए उसके चोट लगी। निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर आकर कैसा लगा था, कैसा लगता था उनको? तो जगदीश बाबू अपने गाँव से बहुत दूर शहर में आए थे और वे अकेले थे, और यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल अलग था। गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी, यहाँ कैफ़े के जैसा शोरगुल नहीं था। उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए, अपने लोगों से बहुत दूर आ गए, और इस तरह जगदीश बाबू को पहले पहल का जो शहर में आकर बहुत अकेलापन महसूस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? बहुत अच्छा था ना। कैफे में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे, और 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारने लग गया था, और उसे स्नेह से पेश आते थे। वो भी दोनों ही मदन को वे अपने दाजू यानी कि बड़ा भाई जैसा लगते थे, और इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार जो है मदन के प्रति बहुत स्नेहपूर्ण था, व्यवहार था उसके साथ में उनका। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर क्यों डांटा था? कि आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगा था कि अपने साइड का कोई लड़का मिल गया है, पर वह उन्हें दाजू बड़ा भाई कहकर संबोधित करता था। और लेकिन आखिर जो मदन बाबू को एक दिन कैफे में जब वो बैठे होते हैं तो इस बात का एहसास होता है कि ये तो एक होटल में काम करने वाला बॉय है और मुझे दाजू कहता है। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया और इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था, इसलिए उन्होंने दाजू कहने पर मदन को डांटा। अभी क्वेश्चन है आपका कि दाजू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। दाजू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, तो ये हमें समझाना है। इसमें है कि दाजू कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मदन है। वो 9-10 साल का एक लड़का है जो बाल मजदूर है। कैफे में आए जगदीश बाबू से परिचय होने पर उसे बहुत खुशी होती है, और वो उसके गांव के पड़ोसी गांव के हैं जहाँ बड़े भाई को दाजू कह के बुलाया जाता है। कोमल मन के मदन को ऐसा लगता है कि जैसे उसका बड़ा भाई उसे मिल गया है, और दोनों के संबंध में बहुत निकटता आ जाती है। लेकिन एक दिन दाजू कहने पर जगदीश बाबू उसे डांट देते हैं, तो जो उसका जो कोमल मन है वो उस पर गहरी चोट लगती है, जिससे वह अपना बड़ा भाई मानता था उसके बुरी तरह डांट को वो सहन नहीं कर पाता है, और मैंने जैसे फिर क्या करता है, सिर दर्द का बहाना करता है।
और वह फिर अपने कमरे में जाके सिसकियाँ भर भर के रोता है। और इसके बाद जगदीश बाबू उसके दाजू नहीं रहते, वह उनके लिए एक बॉय हो जाता है। फिर उनसे वह बॉय की तरह पेश आता है, उनसे अपनापन जो है वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये स्टोरी कंप्लीट होती है। होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका लाभ उठा पाएंगे और समझ पाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। ओके, थैंक यू।